नमस्कार दोस्तों, 11 जून 2021 के डेली द हिंदू एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स डिस्कस करेंगे। पहला ही जो आर्टिकल छपा है कुछ काम का नहीं है, बहुत आइडियोलॉजिकल की बातें यहाँ बोली गई हैं। ड्रीम ऑफ द बॉर्डरलेस वर्ल्ड। अभी आप यहीं से समझ सकते हो आज की डेट में बहुत सी समस्याएं हमारे सामने, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैक्सिको का बॉर्डर क्रॉस करके लोग यूएसए में घुसने की कोशिश करते हैं तो वो इमिग्रेंट्स परेशान हैं। फिर आप देखोगे कि बांग्लादेश से जब लोग इंडिया आने की कोशिश करते हैं वो कहीं ना कहीं परेशान है। सोमालिया से जॉर्डन जाने की कोशिश करते हैं, सीरिया से मेडिटेरेनियन सी क्रॉस करके यूरोप जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो कुल मिला के इन बॉर्डर्स के चलते जो ह्यूमैनिटी है वो नुकसान में है। कहीं ना कहीं लैंग्वेज के आधार पे, कल्चर के आधार पे जोग्राफिकल बैरियर्स बने हुए हैं, और फिर ये बोल रहे हैं कि स्पेस में चले जाओ तो वहाँ कोई जोग्राफिकल बैरियर्स नहीं है। पेलेस्टीनियंस के लिए बता रहे हैं कि वेस्ट बैंक के बीच में घिर से गए हैं। गाजा पट्टी वाले एक तरफ इसराइल एक तरफ मेडिटेरेनियन सी के बीच में घुसे हुए हैं। तो ये सब चीज़ों की बातें यहाँ पे ये कर रहे हैं। थोड़ा आइडियोलॉजिकल टाइप का आर्टिकल है, उतना काम का है नहीं, दैट्स वाई नॉट डिस्कसिंग। फिर ये आर्टिकल रोप ऑफ फेडरलिज्म एंड एन अनवांटेड टग ऑफ वॉर, ये जो रिसेंटली इशू हुआ था कि प्रधानमंत्री मोदी जी बंगाल गए और उन्होंने एक मीटिंग के लिए ममता बनर्जी जी को बुलाया। ममता बनर्जी जी आई, उन्होंने ज़्यादा मीटिंग अटेंड नहीं की और वो वापस चली गई, और उनके साथ अल्पन बंदोपाध्याय भी वापस चले गए। अब इस रिस्पेक्ट में अल्पन बंदोपाध्याय के अगेंस्ट कुछ एक्शंस ली हैं केंद्र सरकार ने। इन एक्शंस के बारे में हमने पहले भी बात की थी, बट जो ऑथर हैं यहाँ पे, और मैं आपको बता दूं ऑथर कौन है, ये है निरंजन पटनायक साहब, फॉर्मर मिनिस्टर हैं उड़ीसा गवर्नमेंट के। कुछ नियम कानूनों के आधार पर बता रहे हैं कि मिस्टर अल्पन बंदोपाध्याय की यहाँ पे कोई भी गलती नहीं है। तो इस प्रकार के शो कॉज नोटिस इनको इशू करना, उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाना, चार्जशीट फाइल करना अंडर सेक्शन 51B ऑफ द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, ये गलत है। यहाँ पे अल्पन बंदोपाध्याय साहब ने कोई भी गलती नहीं की है और इसको नियम कानून से समझाने की कोशिश की है निरंजन पटनायक साहब ने। तो कुछ ही समय में इस आर्टिकल को देख लेंगे, ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा डीप एनालिटिकल आर्टिकल्स आज है नहीं। फिर नेक्स्ट सीड्स एंड फ्रूट्स, देखिए इसको मैं यही समझा देता हूँ आपको, कुछ भी नहीं है एक्चुअली में। यहाँ पे बीजेपी स्टेट्स वर्सेस नॉन बीजेपी स्टेट्स की बात हो रही है। नॉन बीजेपी स्टेट्स में कहीं ना कहीं लीड करती नजर आ रही है वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी जी। वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी जी, उन्होंने पिछले साल जून 2020 में ही एक ऐसा आप कह सकते हो आंदोलन सा चलाया, ठीक है, ऑब्वियसली पीसफुल आंदोलन था, जिसमें उन्होंने जितने भी नॉन एनडीए स्टेट्स थे उनके चीफ मिनिस्टर से रिक्वेस्ट की कि आप साथ में आइए और इन फार्मर्स बिल पे फार्मर्स को सपोर्ट करिए। केवल इसलिए नहीं क्योंकि फार्मर्स एजिटेशन कर रहे हैं, इसलिए भी क्योंकि भाई ये जो सरकार थी, इन्होंने इस फार्म लॉस को लाने से पहले किसी भी राज्य की सरकार से प्रॉपर तरीके से बातचीत नहीं की। राज्य की सरकारों का, और खासकर वो सरकारें जो कि नॉन बीजेपी स्टेट्स की, उनका हमेशा से ये बोलना है कि ये जो केंद्र सरकार है ये अपने हिसाब से कभी भी कोई भी डिसीजन ले लेती है और बाकी राज्य की सरकारों के सीएम और रिप्रेजेंटेटिव से बात नहीं करती, जो कि गलती नहीं हो, जो कि गलत है। अभी के लिए आप देखो तो जो भी ऑफिशियल स्टैंड है फार्म लॉस को लेके और कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ों को लेके, खासकर फार्म लॉस को लेके, तो ममता बनर्जी जी का स्टैंड है, उसको दो लोग तो आंख बंद करके मानते हैं। एक तो है भाई केरला के पिनराई विजयन साहब और दूसरे हैं तमिलनाडु के के स्टालिन साहब। इनफैक्ट केरला की असेंबली ने तो दिसंबर 2020 में एक रेजोल्यूशन भी पास किया था जिसमें फार्म लॉस को रिपील करने की बात कही गई थी। फिर ये बताया जा रहा है कि जब भी किसी चीफ मिनिस्टर को ज़रूरत पड़ी है तब भी यहाँ पे ममता बनर्जी जी उसकी फेवर में बोली हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल जब दिल्ली के अरविंद केजरीवाल साहब बार बार सबसे बोल रहे थे कि भाई दिल्ली की स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की ताकतों को केंद्र की सरकार छीन रही है। अभी आपने देखा है कि भाई गवर्नमेंट का मतलब अब चीफ मिनिस्टर नहीं लेफ्टिनेंट गवर्नर हो गया है आपका दिल्ली में। तो अब इस रिस्पेक्ट में भी ममता बनर्जी जी ने अरविंद केजरीवाल साहब को सपोर्ट किया। लेकिन जब ममता बनर्जी जी को सपोर्ट की जरूरत पड़ी तो अरविंद केजरीवाल साहब ने ज़्यादा कुछ बोला नहीं। देखिए कुल मिला के यहाँ पे बोला यही जा रहा है कि ज्वाइंटली जो अपोजिशन के सीएम हैं वो बहुत सारे आप कह सकते हो अलग अलग मुद्दों पे केंद्र सरकार के अगेंस्ट खड़े नजर आ रहे हैं। अभी ऐसा नहीं है कि सारे के सारे अगेंस्ट खड़े हैं, बट बहुत सारे लोग कहीं ना कहीं अगेंस्ट खड़े दिख रहे हैं। जो कुछ मेजर मुद्दे हैं, जीएसटी को लेके कहीं ना कहीं ये राज्य की सरकारें प्रेशराइज कर रही हैं केंद्र की सरकार को। फिर एट द सेम टाइम वैक्सीनेशन पॉलिसी को लेके राज्य की सरकारें केंद्र सरकारों को क्रिटिसाइज कर रही हैं। फॉर्म लॉस को लेके तो कुछ लिमिटेड ने क्रिटिसाइज किया था, कुछ ने नहीं भी क्रिटिसाइज किया था। तो ये जो एंटी बीजेपी कह लीजिए या फिर एंटी सेंट्रल गवर्नमेंट वाली जो कॉलिशन बनाने की कोशिश कर रही है ममता बनर्जी जी, अगर इसको कंस्ट्रक्टिव और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में लेके जाया जाए तो बेटर है। अगर आप एक ऐसा ग्रुप बनाने की कोशिश कर रहे हो जो कि कहीं ना कहीं कॉम्बैटिव मोड में आ जाए, जो कि कहीं ना कहीं केंद्र सरकार से लड़ने के मोड में आ जाए, वो एक अच्छी स्ट्रैटेजी यहाँ पे नहीं होगी, ये बता रहे हैं यहाँ पे। तो कुछ खास था नहीं यहाँ पे, जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो हमने देख ली। नेक्स्ट बात करेंगे टेरर इन द साहेल।
असल में अफ्रीका में भी अभी जो इस्लामिक स्टेट का ग्रुप है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। बहुत सारे इस्लामिक टेररिस्ट ग्रुप्स वहाँ पे ऑपरेट कर रहे हैं और ये जो साहेल का एक बहुत बड़ा इलाका है ना, यहाँ बहुत ज़्यादा लॉलेसनेस चल रही है। बहुत सारे अलग अलग टेररिस्ट ग्रुप्स जैसे कि इस्लामिक स्टेट इन द ग्रेट सहारा, इस्लामिक स्टेट वेस्ट अफ्रीका प्रोविंस। अभी आप देखो तो इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया को तो कहीं ना कहीं ख़त्म कर दिया, बट इसका एक ऑफ शूट अफ्रीका रीजन में एक्टिव हो गया है और ये अक्सर कर अटैक्स करते हैं और उस अटैक्स में या तो आर्मी पर्सनल्स की जान जाती है, सिविलियंस की जान जाती है। और कहीं ना कहीं जो पूरा सब कुछ इशू हो रहा है आपका अफ्रीका में, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि कॉलोनियल पावर्स पहले की फ्रांस और यूएस जैसों ने तख्ता पलट किए इन जगहों पे, जिनके चलते प्रॉब्लम्स अब यहाँ पे उठ के आ रही हैं। कोई प्रॉब्लम वहाँ पे मतलब कोई प्रॉपर इन कंट्रीज़ में सिक्योरिटी आर्किटेक्चर प्रेजेंट नहीं है। जो सिक्योरिटी आर्किटेक्चर प्रेजेंट है वो इनफ नहीं है कि लोगों को पीसफुली रख पाए। तो इस रिस्पेक्ट में यहाँ पे बात करेंगे। एक्चुअली कंटेक्स्ट ये है कि एक बॉर्डर विलेज इन बुर्किना फासो में 160 लोगों को मार दिया गया, उनका मैसेक्रे हो गया और कहीं ना कहीं दिस इज बिकॉज ऑफ इस्लामिस्ट टेररिज्म। तो इस चीज़ को यहाँ पे रोकने की ज़रूरत है। कैसे रोका जा सकता है, क्या हो रहा है, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। आर्टिकल में डिटेल्स रखी गई हैं और आपको मैप भी दिखाऊंगा मैं। फिर नेक्स्ट हम लोग क्या क्या बात करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इस बात के हम देखेंगे कि भाई जो रिटायर्ड ऑफिशियल्स होते हैं, बड़ी बड़ी पोस्टों से रिटायर हो जाते हैं, क्या फिर ये इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज कर सकते हैं। आप देखिए किसी ने रॉ में काम किया, किसी ने सीबीआई में काम किया, किसी ने मान लीजिए मेन होम मिनिस्ट्री में एज अ होम सेक्रेटरी काम किया, तो इनके पास बहुत सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन होती है एडमिनिस्ट्रेशन की, आर्मी एक्शंस की, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज की, जो कि कहीं ना कहीं अगर बाद में रिलीज कर दी जाए, जो कि कहीं ना कहीं इनके रिटायरमेंट के बाद अगर ये किसी को बता देते हैं, तो वो इंडिया की इमेज के ऊपर प्लस ऑपरेशनल रेडीनेस के ऊपर इफेक्ट डाल सकता है। तो इस रिस्पेक्ट में यहाँ पे कुछ बातें कही जा रही हैं, कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स है। जैसे फॉर एग्जांपल, ऐसा नहीं है कि कोई रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट है तो वो कभी कुछ कह ही नहीं सकता अपने एक्सपीरियंस के बारे में। अगर वो कुछ कह रहा है तो अपने हेड ऑफ द डिपार्टमेंट से एक बार इनफॉर्मल परमिशन टाइप की ले ले, या फिर कम से कम अपने रिटायर होने के 5 साल बाद कुछ बोले, ताकि उसकी ऑपरेशनल सिग्निफिकेंस खत्म हो जाए। ऑपरेशनल सिग्निफिकेंस मतलब कि हो सकता है कोई ऐसा प्लान हो सीक्रेट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो चल रहा हो, और उसके चलने के बीच में कोई ऑफिशियल रिटायर हो जाए और बाद में जाके उस प्लान के बारे में कहीं और बात करने लगे, तो ये नहीं होना चाहिए। मतलब कि किसी भी इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज करने से किसी भी प्लान की ऑपरेशनल इफेक्टिविटी नहीं इफेक्ट होनी चाहिए। और ऑपरेशनल एक्टिविटी तब इफेक्ट होती है जब प्लान चल रहा है और उसके बारे में इंफॉर्मेशन लीक हो जाए। एक बार प्लान खत्म हो गया उसके बाद आप ऑपरेशन मतलब इंफॉर्मेशन थोड़ी बहुत लीक कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या क्या बता रहे हैं आपके सैयद अकरबुद्दीन साहब, फिर के जॉर्ज साहब, जी के पिल्लई साहब, इन सब चीज़ों के बारे में देखेंगे। 2 ही 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे, वैसे तो बहुत सारी और चीज़ें भी लिख रखी हैं जो उतनी काम की नहीं है। और फाइनली जो आज का आखिरी आर्टिकल है, मेकिंग पीस विद नेचर। इसमें एक्चुअली में ये जो यूएन डिकेड आया है ना इकोसिस्टम रेस्टोरेशन को लेके, इसके बारे में बात की गई है। मैं आपको बता दूं कि मैं इसके लिए ऑलरेडी कल एक वीडियो बना चुका हूं और वो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको देख लीजिए, चैनल पे अपलोडेड है, मैं रेफरेंस भी दे दूंगा उसका। अभी उस रिस्पेक्ट में इंडिया में क्या क्या किया जा सकता है, बस यही बातें की गई इस आर्टिकल में, तो इसको देखेंगे। आगे चलते हैं, बट उससे पहले अपने मेंबर्स का स्वागत कर लेते हैं। यहाँ पे रिसेंटली जिन मेंबर्स ने ज्वाइन किया है, तो रंजीता बाक्सला, फिर सुनिधि कपिल, फिर रोहन बादगुजर, फिर मुनीव्रत सिंह तोमर, फिर विलोकित गुप्ता, दिस इज हिज सेकंड टर्म एज अ मेंबर, वेलकम। शुभम धोके, ये भी अभी रिसेंटली मेंबर बने। फिर आगे हम लोग देखते हैं सैयद हुसैन अब्बास, विशाल कुमार, विवेक शर्मा, पार्थ, अंशुमन सिंह, डोंजुब ड्रोमा, विश्वभूषण साहू, डॉक्टर ज्योति ठाकुर, ये इनका सेकेंड मंथ है एज ए मेंबर, वेलकम। देन नंदन गुप्ता, हर्षा सेठ, ज्योति तियोतिया, सुरेंद्र कुमार एंड शारीन एस। तो आई वेलकम यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर योर कांस्टेंट सपोर्ट। और फाइनली फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन जरूर दबा दीजिए, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ आप इस वीडियो को शेयर करेंगे तो इस वीडियो की रीच बढ़ेगी, तो इससे थोड़ा फ़ायदा होगा मुझे, थोड़ा आप कह सकते हो इंस्पिरेशन मिलेगा और वीडियोज़ बनाने का। प्लस टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप से आपको मेरे लाइक जितने भी नोटिफिकेशंस होते हैं विद रिस्पेक्ट टू वेबसाइट, खासकर करंट अफेयर्स के, ये आपको मिल जाएंगे। प्लस जो भी इंपॉर्टेंट लिंक्स होते हैं आपके, जो मैं करंट अफेयर्स की अपनी वेबसाइट पे अपलोड करता हूँ, वो भी आपको टेलीग्राम में मिल जाएंगे। इंस्टाग्राम पे फॉलो करके आप मैसेज भेज सकते हो। अगर सही लगा, आपके मैसेज में दम लगा, तो मैं सबके साथ उसको डिस्कस भी करूँगा। और एक और बात, प्रिसाइज स्ट्रेटजी मत पूछो यार।
देखिए, स्ट्रैटेजी के बारे में मैंने ऑलरेडी पहले बहुत सी बातें की हैं, बहुत सी वीडियो बनाई है कि आप किस प्रकार से कैसे तैयारी कर सकते हो। ऑप्शनल के बारे में भी कुछ वीडियो भी बना रखी हैं, कुछ आगे आएंगी। अब आप प्रिसाइजली स्पेसिफिक अपनी स्ट्रैटेजी मत पूछिए कि मैं इस जगह पे यहाँ पे पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ, मेरा अगले साल तक ये ख़त्म करने का प्लान, उसके बाद मैं ये ख़त्म कर दूंगा। देखिए, ये बताने में पहली बात तो समय जाएगा। दूसरी बात, मैं सिर्फ मैसेज के थ्रू आपकी कंडीशंस को समझ के कोई ऑप्शन दे दूं और ठीक तरीके से आपकी प्रॉब्लम नहीं समझ में आई और मैंने कुछ गलत बता दिया तो वो भी एक बड़ा इशू है। तो मैं आपसे बोलूंगा कि आप कोई जनरल सी क्वेरी देखिए मैं आपको जनरल क्वेरी का जवाब दे सकता हूँ। मैं आपको ये बता सकता हूँ कि आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। एग्जैक्टली आपको किस समय पे क्या करना है ये आपको खुद ही एसेस करना पड़ेगा अपनी कंडीशंस के हिसाब से। आपको कोई भी नहीं बता सकता। किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले के पास जाओगे तो वो अपने कोचिंग को बेचने के हिसाब से आपको चीजें बताएगा। इसलिए कुछ डिसीजन सिर्फ अपने तक रखिए। आप इसके बारे में मुझे मैसेज मत भेजिए, मैं इतनी प्रिसाइज स्पेसिफिक क्वेरी शायद नहीं ले पाऊंगा। उसका रीजन ये है कि आई एम नॉट कॉम्पिटेंट इनफ टू टेक इट। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैंने आपकी कंडीशन देखी नहीं है। दूसरी बात, मैसेजेस में सारी चीज़ें नज़र आती नहीं है, कुछ चीज़ें नज़र आती हैं, कुछ चीज़ें छुप जाती हैं। इसलिए मेरे जो आपको राय है वो सिर्फ इस हद तक है कि आप तैयारी का ब्रॉड आउटलाइन कैसे लेकर चलो, और उसके बारे में पहले बात कर चुका हूँ, बहुत सी वीडियोस बना चुका हूँ, प्रीवियस वीडियोस देखो, ठीक है ना। तो एक ही इन्फॉर्मेशन अगर आप बार बार पूछोगे तो कैसे मैं सबको एक्सप्लेन करता फिरूंगा। कहीं ना कहीं आपको पहले की वीडियोस तो देखनी ही पड़ेगी, समझिए। आई होप मेरा पॉइंट समझ पा रहे हो। चलिए शुरुआत करते हैं। पहले आर्टिकल से, द रोप ऑफ फेडरलिज्म एंड एन अनवांटेड टग ऑफ वॉर, द कंट्रोवर्सी इन वेस्ट बंगाल ओवर पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज इज एन एब्रेशन इन फेडरल पॉलिटी। क्या बोला जा रहा है यहाँ पे? देखिए, केंद्र सरकार और वेस्ट बंगाल की जो कंट्रोवर्सी हुई है उसमें चीफ सेक्रेटरी अल्पन बंदोपाध्याय भी बिना मतलब अंदर खींच लिए गए। बहुत सारे पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज यहाँ पे उठे हैं। अब देखिए, इंडिया यूनियन ऑफ स्टेट्स है, ये यूनियन है, और कहीं ना कहीं आप देखो तो राज्य की सरकारें जो केंद्र की सरकार है ना उससे अधीन नहीं है। ये अलग बात है कि हमारे संविधान के निर्माताओं ने केंद्र की सरकार को थोड़ी ज़्यादा ताकत दी है और राज्य की सरकारों को थोड़ी सी कम ताकत दी है, बट फिर भी राज्य की सरकारों के पास अपनी इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल ताकतें हैं और उसमें केंद्र की सरकार ज़्यादा इंटरफेरेंस नहीं कर सकती है। हाँ, कुछ इंपॉर्टेंट इश्यूज में केंद्र की सरकार राज्य की सरकार को इंस्ट्रक्शंस जरूर दे सकती है और वो इंस्ट्रक्शंस कहीं ना कहीं राज्य की सरकारों को मानने पड़ेंगे। वो कौन कौन से इंस्ट्रक्शंस हैं उसके बारे में मैंने लक्ष्मीकांत पढ़ाते वक्त आपको बताया भी। अब डेफिनेटली इस इंस्ट्रक्शन में किसी को मीटिंग अटेंड करना नहीं आता है। जैसे फॉर एग्जांपल, प्रधानमंत्री मोदी जी जब बंगाल गए तो अच्छा, उससे पहले वो उड़ीसा भी गए थे और स्टेट्स भी गए थे, और जब भी वो किसी स्टेट में जाते हैं चीफ मिनिस्टर हमेशा मिलने आते हैं, एक नॉर्म है। लेकिन जब प्रधानमंत्री मोदी जी बंगाल में गए तब ममता बनर्जी जी उनसे मिलने आई लेकिन मिली नहीं और वापस लौट गई। अब जब वो वापस लौट गई तो अल्पन बंदोपाध्याय भी यहाँ पे वापस लौट गए। तो इस आर्टिकल में नवीन पटनायक साहब ये बोल रहे हैं कि भले ही केंद्र सरकार के पास ये ताकत है कि वो राज्य की सरकारों को निर्देश जारी कर सकते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि प्रधानमंत्री जी अगर मीटिंग करने के लिए आ रहे हैं तो मीटिंग करने आना ही पड़ेगा चीफ मिनिस्टर को। मीटिंग वाली बात देखिए म्यूचुअल होती है। प्राइम मिनिस्टर भी चीफ मिनिस्टर के बारे में सोच रहे हैं, चीफ मिनिस्टर भी प्राइम मिनिस्टर के बारे में सोच रहे हैं। तो यही कहना है यहाँ पे ममता बनर्जी जी का कि भाई कहीं ना कहीं अपोजिशन के लीडर्स को नहीं बुलाना चाहिए था। तो एक बहुत बड़ा तबका एक्सपर्ट्स का ये बोल रहा है कि केंद्र सरकार की तरफ से गलती ये हुई कि कहीं ना कहीं राज्य की सरकार को नीचा दिखाने की कोशिश की गई। हालांकि देखिए, अपोजिशन अगर साइजेबल अमाउंट में है तो उसको बुला के बैठाना चाहिए। अब इस बात के ऊपर अलग अलग लोगों के पर्सपेक्टिव्स हो सकते हैं कि मीटिंग में अपोजिशन का होना सही था या गलत था। लेकिन अब यहाँ पे बात हो ये गई कि ये जो अल्पन बंदोपाध्याय साहब हैं ये किसके इमीडिएट कंट्रोल के अंदर काम कर रहे थे? ये काम कर रहे थे ममता बनर्जी जी और राज्य सरकार की इमीडिएट कंट्रोल के अंदर। अब 28 मई को जब प्रधानमंत्री जी यहाँ पे आए साइक्लोन यास के दौरा के दौरान और उन्होंने बुलाया ममता बनर्जी जी को, तो सुनने में आया कि मिस्टर अल्पन बंदोपाध्याय भी यहाँ पे लेट पहुंचे। और जब अब्रप्टली वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी वापस लौट गई तो अल्पन बंदोपाध्याय भी वापस लौट गए। ऑब्वियस सी बात है, वो चीफ एडवाइजर हैं। आप कैसे लो चीफ एडवाइजर, क्या अभी के लिए चीफ एडवाइजर हैं? पहले चीफ सेक्रेटरी थे। किसी इंपॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन पे ममता बनर्जी जी ऑब्वियस सी बात है अल्पन बंदोपाध्याय से ही बात करती होंगी। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर ममता बनर्जी जो कि उनकी बॉस है अगर वापस लौटेंगे तो अल्पन बंदोपाध्याय भी वापस लौट जाएंगे। तो इसमें अल्पन बंदोपाध्याय के ऊपर इल्जाम लगाना केंद्र की सरकार की तरफ से बिल्कुल गलत है। यहाँ पे यह भी बोला जा रहा है कि किसी इमरजेंसी सिचुएशन में जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो राज्य की सरकारों की होती है, रिलीफ और रिहेबिलिटेशन का काम करने की, नेचुरल कैलेमिटी से लड़ने की, डिजास्टर से लड़ने की। और यहाँ पे यही हो रहा था।
तो इस रिस्पेक्ट में केंद्र सरकार के इस प्रकार के डिसीजन लेना अल्पन बंदोपाध्याय के अगेंस्ट ये गलत है। ऐसे बहुत से लोग यहाँ पे बोल रहे हैं। सिविल सर्विसेज के कंडक्ट की बात की जाए तो कहीं ना कहीं इसमें हमेशा से पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव एरोगेंस रहा है। कभी कभी ये देखा गया है कि केंद्र की सरकारें, राज्य की सरकारें ब्यूरोक्रेट्स को लेके एक दूसरे के खिलाफ खड़ी हो जाती हैं, खासकर उन ब्यूरोक्रेट्स को जिनकी राज्य की सरकारों से बहुत बनती है, उनका अक्सर कर ट्रांसफर हो जाता है। ऑल इंडिया सर्विसेज की अगर आप बात करो, जिसकी आप लोग तैयारी कर रहे हो, अपना खून जला रहे हो, तो भाई कहीं ना कहीं हमारे संविधान के निर्माताओं ने IAS को इसलिए बनाया है ताकि कुछ ऐसे लोग हों जो केंद्र सरकार के अंदर भी काम करें, राज्य सरकार के अंदर भी काम करें, जिससे हमारे देश की एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिटी बनी रहे। कई बार तो ऐसा होता है कि जब IAS ऑफिसर बहुत ज़्यादा केंद्र सरकार की बात मानना होता है ना, तो राज्य की सरकारों को IAS ऑफिसर पसंद ही नहीं आता है। कई बार तो यूपी और बिहार के मिनिस्टर्स ने ओपनली ये भी बोला है कि हम अपने PCS के ऑफिसर से काम चला लेंगे, हमें आपके IAS IPS की ज़रूरत नहीं है। हालांकि इन IAS IPS ऑफिसर्स को UPSC द्वारा रिक्रूट किया जाता है और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्वारा अपॉइंट किया जाता है। लेकिन खास बात यह है कि जब ये IAS ऑफिसर किसी राज्य के कैडर में काम कर रहे होते हैं, तब इनका इमीडिएट सुपीरियर राज्य के ऑफिसर्स होते हैं, मिनिस्टर्स, स्टेट मिनिस्टर्स या फिर स्टेट के चीफ मिनिस्टर होते हैं। उस समय पे केंद्र सरकार की नहीं चलती। ये अलग बात है कि यही सिविल सर्वेंट, यही IAS जब केंद्र सरकार में डेपुटेशन पे जाते हैं, तब वो केंद्र सरकार के कंट्रोल के अंदर आ जाते हैं। अब यहाँ पे जो बंदोपाध्याय साहब हैं, ये राज्य सरकार के अंदर काम कर रहे थे, इनको डेपुटेशन पे केंद्र सरकार में बुला लिया गया। अभी इस डेपुटेशन पे बुलाने से पहले राज्य की सरकार से डिस्कशन करना चाहिए था, बट कोई भी प्रायर डिस्कशन नहीं हुआ। ऊपर से अल्पन बंदोपाध्याय साहब के ऊपर चार्जेस लगा दिए गए अंडर सेक्शन 51B ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट। जी हाँ, सेक्शन 51B ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट के अंदर एक शो कॉज नोटिस जारी किया गया है मिस्टर अल्पन बंदोपाध्याय साहब को कि ये केंद्र सरकार के डायरेक्शंस को नहीं मान रहे और कहीं ना कहीं IAS को इनके डायरेक्शंस को मानना है। अब ये एलिगेशन लगाना गलत है मिस्टर अल्पन बंदोपाध्याय, क्योंकि मिस्टर अल्पन बंदोपाध्याय वो कर रहे हैं जो इनके इमीडिएट बॉस ममता बनर्जी जी इनको करने को कह रही हैं, एंड बाई रूल्स इनको यही करना है। इसीलिए केंद्र सरकार ने इनको वापस बुलाया सेंटर में। अभी ये वापस सेंटर में चले जाते तो ये केंद्र सरकार के डायरेक्ट कंट्रोल के अंदर आए थे, तो इन्होंने कहीं ना कहीं रिजाइन कर दिया। जो इनको एक्सटेंशन मिला था वो एक्सटेंशन इन्होंने छोड़ दिया। इसके ऊपर मैंने पहले भी वीडियो बनाई है, ठीक है। तो अभी इस रिस्पेक्ट में यहाँ पे केंद्र सरकार को गलत बताया जा रहा है। ये बोला जा रहा है कि भाई ये जो ब्यूरोक्रेट था वो तो अपने सीनियर बॉस की बात मान रहा था, आपको जबरदस्ती यहाँ पे इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं थी। मतलब कि एक तिल को ताड़ बनाने वाली बात है, एक छोटी सी चीज को पहाड़ बनाने वाली बात यहाँ पे बताई जा रही है। निरंजन पटनायक जी हैं, आप कह सकते हो फॉर्मर मिनिस्टर हैं उड़ीसा गवर्नमेंट के और प्रेसिडेंट हैं उड़ीसा प्रदेश कांग्रेस कमेटी की। तो थोड़ा पॉलिटिकल टाइप का आर्टिकल लगा, कुछ खास यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है नहीं। देखिए, खास इन्फॉर्मेशन आज के एडिटोरियल में नहीं है। कभी कभी कुछ एडिटोरियल्स ऐसे होते हैं कि उसमें बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, बट फिर भी अगर आप बात करो करंट अफेयर्स की, तो करंट अफेयर्स की बाकी व्यूज़ ज़रूर देखते रहिए। मैं आज बहुत जल्दी ही इश्यूज़ इन न्यूज़ में बहुत सारी करंट अफेयर्स की वीडियोज़ अपडेट करूँगा। ऑलमोस्ट सारे आर्टिकल्स जो कि मैंने, ऑलमोस्ट सारे नहीं, अपने वेबसाइट पे जो अपलोड किए हैं उनके बारे में आपसे बात करूँगा, ताकि आपकी करंट अफेयर्स की होलिस्टिक प्रिपरेशन होती रहे। ये जो अल्पन बंदोपाध्याय जैसे आर्टिकल्स बार बार डिस्कस हो रहे हैं, जैसे एक चीज़ पॉजिटिव होगी कि पूरा का पूरा मैटर आपको ढंग से समझ में आ जाएगा, आपके दिमाग पे रहेगा। तो इससे रिलेटेड अगर सवाल आता है UPSC में तो आप अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओगे। नेक्स्ट बात करते हैं टेरर इन साहेल रीजन। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, ग्लोबल पावर शुड नॉट स्टे अवे फ्रॉम द ग्रोइंग थ्रेट पोस्ट बाय इस्लामिस्ट इन अफ्रीका। अभी रिसेंटली बुर्किना फासो में एक बॉर्डर विलेज में 160 लोगों को मैसेकर कर दिया गया, मार दिया गया। अफ्रीका के हालात बहुत ख़राब हैं और ख़ासकर ये जो इनका रीजन है आपका साहेल रीजन, वहाँ के हालात कुछ ज़्यादा ही ख़राब है। मैंने फ़ोटो यहाँ पे जोड़ी है, बट फोटो शायद विजिबल नहीं, मैं आपको मैप में दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए, आपको नज़र आ रहा है बुर्किना फासो। बुर्किना फासो आपको एक लैंड लॉक कंट्री दिख रही है और किसके किसके साथ बाउंड्री बनाती है। नॉर्थ में इसकी बाउंड्री बनती है माली के साथ, साउथ में बन रही है घाना के साथ, वेस्ट में एक बहुत बड़ी बाउंड्री माली के साथ बन रही है, और कह लीजिए कि साउथ में घाना के साथ साथ कोटी डी आइवोर के साथ भी बुर्किना फासो की बाउंड्री बन रही है, फिर कह लीजिए साउथ वेस्ट। तो साउथ वेस्ट और साउथ में कोटी डी आइवोर के साथ, वेस्ट में माली के साथ, नॉर्थ वेस्ट में माली के साथ, नॉर्थ में माली के साथ, साउथ में घाना के साथ, टोगो के साथ, फिर आप कह सकते हो कि साउथ ईस्ट में बेनिन के साथ और ईस्ट में नाइजर के साथ। माली के साथ एक बहुत बड़ी बाउंड्री है और उसके बाद नाइजर के साथ भी एक बहुत बड़ी बाउंड्री है बुर्किना फासो की। तो इस फैक्ट को याद रखिएगा कि बुर्किना फासो की बाउंड्रीज कौन कौन से देशों से लगती है, माली से, नाइजर से, कोटे डी आइवोर, घाना, टोगो, बेनिन, इन कंट्रीज के साथ इनकी बाउंड्री लगती है। चूंकि बुर्किना फासो में इस प्रकार के एक्शंस हुए हैं, तो ये पूरा का पूरा जो नक्शा है वेस्ट अफ्रीका का, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है।
यहाँ पे जो नाइजीरिया नाम की कंट्री है ये भी काफ़ी न्यूज़ में रहती है, ठीक है। तो इसके मैप को भी याद रखिएगा। अगर हम देखें कि नाइजीरिया की बाउंड्री कौन कौन से देशों के साथ लग रही है, तो बेनिन के साथ लग रही है, नाइजर के साथ लग रही है, कैमरून के साथ लग रही है, चाड के साथ लग रही है। ये कुछ इंपॉर्टेंट कंट्रीज है जिनकी बाउंड्रीज किन के साथ लग रही है, अगर आप याद रखेंगे बेटर रहेगा। और ये जो आपको शेडेड पोर्शन नजर आ रहा है ना, दिस इज बेसिकली द साहेल रीजन ऑफ अफ्रीका। इस साहेल रीजन ऑफ अफ्रीका में बहुत सी कंट्रीज नजर आ रही है। मोरिटानिया नजर आ रहा है, सेनेगल नजर आ रहा है, माली नजर आ रहा है, बुर्किना फासो नजर आ रहा है, नाइजर, नाइजीरिया, सूडान, चैड, एरिट्रिया, ये कंट्रीज आपको साहेल रीजन में नजर आ रही हैं। तो हमने एक बार नक्शा देख लिया, नक्शा देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब ऐसा बोला जा रहा है कि साहेल रीजन में बहुत हद तक इस्लामिक टेररिज्म फैल रहा है और रिसेंटली यहाँ पे कुछ अटैक्स हुए हैं। अब ये अटैक्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी ने भी नहीं ली है, लेकिन बुर्किना फासो की जो अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने बोला है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, इस्लामिक स्टेट इन द ग्रेटर सहारा, ये सारे अटैक्स करवा रहा है और इसने रिसेंटली हंड्रेड्स ऑफ टेरर स्ट्राइक्स करवाई हैं बुर्किना फासो के अंदर और आसपास के इलाकों में, यानी कि साहिल इलाकों में। साहिल इलाका आप देख सकते हो कि बहुत सारी कंट्रीज में फैला हुआ है। तो जो सिक्योरिटी सिचुएशन है बुर्किना फासो में वो धीरे धीरे खराब होती जा रही है। ये जो खराब होने की शुरुआत हुई थी सिक्योरिटी सिचुएशन की बुर्किना फासो में 2015 में शुरुआत हुई थी। 2015 में पहला इस्लामिक टेरर अटैक यहाँ पे हुआ था और उसके बाद से सिचुएशन बहुत ज़्यादा खराब होती गई है। और नाइजर और माली के साथ जो बॉर्डर लग रहा है बुर्किना फासो का, जो कि मैंने अभी आपको दिखाया, यहाँ पे हालात कुछ ज़्यादा ही खराब है। अगर आप साहेल रीजन की बात करो तो लगभग 5900 किलोमीटर लंबी ये सेमी एरिड टेरिटरी है और यहाँ पे टेररिस्ट नेटवर्क्स फल फूल रहे हैं। ये जो इकोलॉजी है ना, ये टेररिस्ट नेटवर्क्स को बहुत ज़्यादा फेवर कर रही है। तो बहुत टेररिस्ट नेटवर्क्स यहाँ पे पनप रहे हैं। अगर आप देखोगे तो अभी मार्च 2021 में नाइजर में भी एक अटैक हुआ था जिहादिस्ट के द्वारा, जिसमें 137 लोगों की यहाँ पे जान चली गई है। नाइजीरिया की बात करिए, जिसकी बाउंड्रीज मैंने अभी आपको दिखाई, यहाँ पे भी इस्लामिस्ट बहुत ज़्यादा टेरिटरीज को ओन करते हैं। बोको हरम नाम के ग्रुप का तो नाम सुना ही होगा आपने। एब्डक्शंस होते रहते हैं, अटैक होते रहते हैं। रिसेंटली संडे को 27 पीपल को मार दिया गया वहाँ पे। माली भी टेरर ग्रुप्स के साथ 2013 से लड़ रहा है। तो इतनी प्रॉब्लम्स यहाँ पे चल रही। कौन कौन से मेन टेरर ग्रुप्स इस साहिल रीजन में एक्टिव है, तो आप देख सकते हो ISGS एक्टिव है, इस्लामिक स्टेट वेस्ट अफ्रीका प्रोविंस एक्टिव है, जमात नसर अल इस्लाम वल मुस्लिमीन एक्टिव है, लोकल अलकायदा ब्रांच माली में वो एक्टिव है, बोको हराम एक्टिव है। अब इसमें अगर आप देखोगे तो ये जो ISGS है, ठीक है, और जमात अल नसर, ये जो दो ग्रुप हैं ये कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ अलायंस कर रहे हैं और अलायंस करके अपने अपने इलाके बांट रहे हैं और बुर्किना फासो, माली और नाइजर के बॉर्डर इलाकों में अपनी औकात बढ़ा रहे हैं। इनका अल्टीमेट एम क्या है कि जिस दिन इनकी औकात बहुत ज़्यादा हो जाएगी, एक बड़ी सी टेरिटरी में ये अपना राज घोषित कर देंगे, उसको अलग कंट्री डिक्लेयर कर देंगे। और बुर्किनो, माली, नाइजर बॉर्डर में जो भी इन लोगों की बात नहीं मानता है, इसको ये गोली मार देते हैं। अगर आप बात करो बोको हराम की और ISWAP की, तो ये कहीं ना कहीं नॉर्थ ईस्टर्न नाइजीरिया में आपस में लड़ रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा टेरिटरीज पे कब्जा करने के लिए। इंसर्जेंसी को हटाने के लिए ऐसा नहीं कि यहाँ पे कुछ हुआ नहीं है। कहीं ना कहीं फ्रांस ने अपने ट्रूप्स को यहाँ पे डिप्लॉय किया है काउंटर इंसर्जेंसी के लिए। कहीं ना कहीं US का एक ड्रोन बेस है नाइजर में, जहाँ से ड्रोन अटैक्स करते हैं इंसर्जेंट्स के अगेंस्ट में। तो बेसिकली US फ्रांस यहाँ पे मदद कर रहे हैं। लेकिन बात ये है कि ये जो सिचुएशन यहाँ पे खड़ी हुई है ना साहेल कंट्रीज में, इसके लिए भी US और फ्रांस जैसी कंट्रीज ही रिस्पॉन्सिबल हैं। पहले कुछ रिजाइम चेंजेस हुए हैं इन जगहों में, जिसके चलते अब ये जो कंट्रीज है ना वो कमज़ोर पड़ गई इन इस्लामिस्ट के सामने। जैसे कि फॉर एग्जांपल नाटो ने अटैक किया लिबिया में 2011 में और ये मुमार गद्दाफी आपका जो टायरेंट था, इसको डिस्पोज कर दिया गया। अब प्रॉब्लम ये थी कि मुअम्मार गद्दाफी जब लीडर था ना, इसने अच्छा खासा कंट्रोल करके रखा था, एक प्रॉपर सिक्योरिटी सिचुएशन, एक प्रॉपर मिलिट्री मेंटेन करके रखी थी, जिसके पास थोड़ी बहुत ताकत थी। लिबिया की लोकेशन देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे मैप में। ये ऊपर की तरफ आपको लिबिया दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे एक बड़ा इसका फेमस शहर है बेंगाजी। अभी अगर आप लिबिया की बात करो तो उसके ईस्ट में आपको इजिप्ट नज़र आ रहा है, साउथ में आपको चैड और नाइजर के साथ बाउंड्री नज़र आ रही है, साउथ ईस्ट में एक छोटी सी बाउंड्री सूडान के साथ बनती नज़र आ रही है और वेस्ट में इसकी एक बाउंड्री अल्जीरिया के साथ बनती नज़र आ रही है। और अगर आप ऊपर की तरफ देखोगे तो लिबिया की एक बाउंड्री यहाँ पे तुनिसिया के साथ भी बन रही है। तो तुनिसिया, अल्जीरिया, नाइजर, चाड, सूडान और इजिप्ट, इसके साथ लिबिया की बाउंड्री बनती है। और लिबिया के नॉर्थ में क्या पड़ता है, मेडिटेरेनियन सी पड़ता है। त्रिपोली और बेंगाजी दो इंपॉर्टेंट शहर आपको यहाँ पे लिबिया के नज़र आ रहे हैं। तो लिबिया के बारे में हमने यहाँ पे इन्फॉर्मेशन देखी। अब लिबिया में जो टायरेंट था उसका नाम था मुअम्मर गद्दाफी। गद्दाफी को 2011 में नाटो ने हरा दिया। इसकी आर्मी इतनी स्ट्रांग थी कि नाटो जैसे ऑर्गेनाइजेशन इसको हरा सकते हैं।
लेकिन ये जो आर्मी थी ना गद्दाफी की, इसने कहीं ना कहीं मिलिशियाज को और जिहादिस्ट को कंट्रोल में रख रखा था। अब जब से मोमार गद्दाफी हारा है, तब से जो लिबिया के अंदर अलग अलग ट्राइब्स हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ लड़ रही हैं, एनार्की फैल गई है, सिविल वॉर फैल गया यहाँ पे। और अब यहाँ पे जिहादिस्ट के लिए एक ब्रीडिंग ग्राउंड बन गया। जब कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं होगी, जब कोई सेंट्रल कंट्रोल नहीं होगा, जब कोई ऊपर से डंडा मारने वाला नहीं होगा, नीचे से सबके दिमाग खराब हो जाते हैं और वो आपस में एक दूसरे के साथ कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ने लगते हैं। और यही यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, फिर आप देखोगे कि ये जो लिबिया में हो रहा था, ये ट्रबल जब माली में एंट्री मारेगा, तब कहीं ना कहीं यहाँ पे फ्रांस इंटरवीन करेगा। माली की बात की जाए तो अब आपको माली यहाँ पे कहाँ नजर आ रहा है, नीचे आ जाइए, ये दिख रहा है माली। हालांकि माली के बारे में पहले बता रखा, तो माली की बाउंड्री किसके साथ लगती है, अल्जीरिया के साथ, मॉरिटानिया। अगर इस तरफ आ जाए तो सेनेगल के साथ, गिनी के साथ, कोटी डी आइवर, बुर्किना फासो, नाइजर, और ऊपर की तरफ अल्जीरिया, तो मैंने बता ही दिया। तो माली में जब प्रॉब्लम शुरू हुई तो कहीं ना कहीं फ्रांस ने इंटरवीन किया 2013 में, लेकिन पूरी तरीके से माली के अंदर इंसर्जेंसी को फ्रांस खत्म नहीं कर पाया। और अब ये इंसर्जेंसी माली के बॉर्डर से बाहर निकल चुकी है, बहुत सारे और देशों में फैल चुकी है आसपास के। और ये जो साहेल रीजन है ना, मरुस्थलीय इलाका है, यहाँ पे बहुत सारे डिजर्ट्स हैं और डिजर्ट्स में लॉलेसनेस बहुत है। बहुत सारे टेरर ग्रुप्स, आर्म ग्रुप्स खुलेआम घूमते हैं, इनको किसी भी प्रकार का कोई भी डर नहीं है। जब आईएस मिलिटेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को इराक और सीरिया में डिस्ट्रॉय कर दिया गया, वहां से आईएस के लड़ाकों को भेज दिया गया, तो ये सब भाग के कहीं ना कहीं अफ्रीका पहुंच गए और अफ्रीका में ये रीग्रुप कर रहे हैं। और इसके चलते अब जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं अफ्रीका की, जितनी भी कंट्रीज हों, जितने भी ये बड़े बड़े मेजर ग्लोबल पावर्स हैं, इनको ये बात समझ में आ जाना चाहिए कि वेस्ट एशिया में अगर आपने इस्लामिक स्टेट को हरा दिया है, इसका मतलब ये नहीं है कि इस्लामिक स्टेट यहाँ पे खत्म हो गया है। अफ्रीका में इसका डर बढ़ रहा है, इसलिए यूनाइटेड नेशंस की लीडरशिप के अंदर सारी कंट्रीज को यहाँ पे रीग्रुप होना पड़ेगा और मिलके इस इस्लामिक स्टेट के थ्रेट से लड़ना पड़ेगा। नहीं तो कल की डेट में आपके हाथ से सिचुएशन इतनी बाहर निकल जाएगी कि आप कुछ कर ही नहीं पाओगे। ये बातें यहाँ पे बताई जा रही हैं। नेक्स्ट चलते हैं, मेकिंग पीस विद नेचर, अ डिकेड ऑफ प्रोटेक्टिंग एंड रिवाइविंग द इकोसिस्टम विल हेल्प इंडिया इन वेरियस वेज। क्या बताया जा रहा है यहाँ पे, देखिए, यूएन डिकेड ऑन इकोसिस्टम रेस्टोरेशन 2021 से 2030, इसके रिस्पेक्ट में मैंने कल ही एक वीडियो बनाई है, इस वीडियो को जरूर से देख लीजिए जाके। 5 जून 2021 वर्ल्ड एनवायरनमेंट के डे के दिन ये डिकेड शुरू हुआ है। इसका काम क्या है, और इस वीडियो में मैंने आपको ये भी बताया है कि कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स कौन कौन से इंडिया में जो एनवायरनमेंट की प्रॉब्लम से डील करते हैं, स्टैट्यूटरी लॉस कौन से, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स कौन कौन से। इसके लिए वीडियो भी बनी हुई है और प्रॉपर आर्टिकल भी मेरी वेबसाइट पे अवेलेबल है, आप उसको प्रिंट मार के डाउनलोड भी कर सकते हो। वेबसाइट का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अब देखिए यहाँ पे इस आर्टिकल में शुरुआत कैसे की गई है, वही बताया गया है जो हर जगह मैं आपको बता दूं कि भाई कोविड-19 के पैंडेमिक के चलते नेचुरल एरियाज का नुकसान हो गया है, स्पेशीज लॉस। देखिए कुल मिला के आप कह लो कि कोविड-19 पैंडेमिक क्यों आया, ये बीमारियां जूनोटिक हैं, कहीं ना कहीं जानवरों से आ रही हैं और हम इन जानवरों के हैबिटेट में घुस रहे हैं, इसलिए बीमारियां आ रही हैं। तो ये जो स्पेशीज लॉस हो रहा है, इनका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, नेचुरल एरियाज तबाह हो रहे हैं, हम लोग वाइल्ड लाइफ के इलाकों में इनक्रोच कर रहे हैं, उसकी वजह से जूनोटिक पैथोजेंस वाइल्ड लाइफ से ह्यूमंस में पहुंच रहे हैं, पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी बन रही है। तो हेल्दियर इकोसिस्टम की जरूरत है, वाइल्ड स्पेसेस को रिस्पेक्ट करना जरूरत है, इन वाइल्ड जानवरों के इलाकों में ना घुसा जाए, ज़्यादा बेहतर रहेगा, तो ही हमको एक हेल्दियर प्लेनेट और हेल्दियर लोग मिल पाएंगे। कैसे हम अपने लैंड को कल्टीवेट करते हैं, सॉइल को कल्टीवेट करते हैं, कोस्टल और मैरीन इकोसिस्टम का ध्यान रखते हैं, फॉरेस्ट का ध्यान रखते हैं, इसको देखने की जरूरत है। और उसी के लिए ये यूएन डिकेड ऑन इकोसिस्टम रेस्टोरेशन यहाँ पे लॉन्च किया गया। इसको लीड कौन कर रहा है, तो याद रखिएगा, यूएन एनवायरनमेंट प्रोग्राम और फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन इस यूएन डिकेड ऑन इकोसिस्टम रेस्टोरेशन के इनिशिएटिव को लीड कर रहे हैं। अब यहाँ पे इंडिया का क्या स्टैंड है, इसके बारे में मैंने बेसिकली इस आर्टिकल को चुना है। देखिए, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ऑलरेडी इकोसिस्टम डिग्रेडेशन से रिलेटेड बहुत सारे स्टेप्स ले चुके हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल 2019 में मोदी जी ने अनाउंस किया था कि भाई जो डिग्रेडेड लैंड है उसको रिस्टोर करेंगे, मतलब 21 से लेके 26 मिलियन हेक्टेयर्स तक का जो डिग्रेडेड लैंड है वो हम लोग 2030 तक रीस्टोर करेंगे। तो भले ही डिकेड 2021 से लेके 2030 तक का है, लेकिन जो आपका डिग्रेडेड लैंड है इंडिया के अंदर 21 से लेके 26 मिलियन हेक्टेयर्स तक डिग्रेडेड लैंड को हम लोग रीस्टोर कर देंगे 2030 तक, ऐसा हमारे प्रधानमंत्री ने 2019 में बोल दिया था। अब ये किया कैसे जाएगा, तो पहला तरीका तो ये है
कंसर्टेड एफर्ट टू रिड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन। सबसे पहली चीज़ कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस को यहाँ पे कम करने की कोशिश की जाएगी। ये जो क्लाइमेट चेंज है ये कहीं ना कहीं ह्यूमंस के लिए डेंजरस है, फ्रेजाइल इकोसिस्टम्स को तबाह करता है। इसलिए हम लोग अपने नेट कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस को 2010 के कंपैरिजन में 45% कम करेंगे 2030 तक। ये तो पहला कमिटमेंट हुआ इंडिया का। फिर भाई 2050 तक नेट जीरो एमिशंस का टारगेट है पूरी दुनिया में, ताकि पेरिस एग्रीमेंट के कहे अनुसार 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा की ग्लोबल वार्मिंग ना हो पूरी दुनिया में। उसके लिए भाई एनर्जी सिस्टम्स, नए प्रकार के एनर्जी सिस्टम्स जो रिन्यूएबल एनर्जी पे बेस्ड हैं, लैंड यूज, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट प्रोडक्शन, अर्बन डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, लाइफस्टाइल, इन सब चीज़ों में चेंज करने पड़ेंगे। कंजर्व करना पड़ेगा, रिस्टोर करना पड़ेगा बायोडाइवर्सिटी को, एयर और वाटर पॉल्यूशन को मिनिमाइज करना पड़ेगा, वेस्ट को मिनिमाइज करना पड़ेगा। ओके, तो इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ नेचर के चलते इन सारी प्रॉब्लम्स को साइमल्टेनियसली डील करने के लिए हमें बहुत सारे गोल्स, टारगेट्स, कमिटमेंट्स, मैकेनिज्म्स को फॉलो करना पड़ेगा इंटरनेशनल एनवायरमेंटल कन्वेंशंस के अंदर, जो कि हम करेंगे। इंडिया की तो एटलीस्ट पूरी ये कोशिश रहेगी कि भाई हमने जो बोला है हम वो करने की कोशिश करेंगे। दूसरा, वी हैव टू ट्रांसफॉर्म आवर इकोनॉमिक, फाइनेंशियल एंड प्रोडक्शन सिस्टम्स टुवर्ड्स सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबल तरीके से डेवलपमेंट करना है, ठीक है ना। डिसीजन मेकिंग में नेचुरल कैपिटल का इस्तेमाल करना, इन्वायरमेंटली हार्मफुल सब्सिडीज को एलिमिनेट करना। तो भाई आप अनसाइंटिफिक तरीके से फर्टिलाइजर सब्सिडी बांटे ही जा रहे हो, आप उन क्रॉप्स को सब्सिडी दिए ही जा रहे हो जो ज़्यादा पानी कंज्यूम कर रही हैं। तो इस प्रकार के जो स्टेप्स हैं इनको हमें काउंटर करना है, इनको हमें रोकना है। नेचर फ्रेंडली टेक्नोलॉजीज हमको लेके आनी है। इसी के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट में पैसा खर्च करना पड़ेगा हमको। ये सब बातें यहाँ पे बताई जा रही है। इसके लिए भाई हमारे पास ऑलरेडी नॉलेज बेस है, साइंटिफिक एक्सपर्टीज़ है, पॉलिसी मेकिंग के बारे में हमको काफ़ी कुछ पता चल चुका है, नेशनल और इंटरनेशनल साइंटिफिक बॉडीज़ का इन्वॉल्वमेंट है इंडिया में, सो वी कैन यूज़ दिस। देखिए समझिए बात को, ये इन्फॉर्मेशन मैं आपको बार बार पढ़ के इसलिए बताता हूँ क्योंकि ये जो इन्फॉर्मेशन है दिस इज़ वेरी यूज़फुल। आप जो एग्ज़ाम में लिखोगे उसके पर्सपेक्टिव से, एग्ज़ाम में लिखने के लिए आपके पास कुछ चीज़ें होनी चाहिए और वो यही चीज़ें, दैट्स वाई यहाँ पे मैं आपको पढ़ पढ़ के चीज़ें बता रहा हूँ। फिर आप देखोगे कि अगर हमारे एनवायरनमेंट को रिवाइव करना है तो ताकत किसके पास है? इंडिविजुअल्स के पास है। तो हमको ऐसे फूड सिस्टम्स क्रिएट करने हैं जो सस्टेनेबल हो। चाइना की तरह कुछ भी खा रहे हो वो सही नहीं है। हमें अपने वेस्टेज को रिड्यूस करना है, खाना वगैरह हम बर्बाद ना करें, किसी भी चीज़ की बर्बादी ना करें, चाहे वो खाना हो चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी हो। और ये सब कैसे करोगे? तो आप स्मॉल स्केल फार्मर्स और वुमेन फार्मर्स को एम्पावर करके, कंजम्पशन के पैटर्न्स को और सस्टेनेबल करके, उतनी पावर कंज्यूम करिए जितनी दुनिया में रिस्पॉन्सिबली आप करो। मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर इंडिया का एवरेज सिटीजन जितनी पावर कंज्यूम करता है उसके कई गुना ज़्यादा पावर अमेरिका या फिर यूके का सिटीजन कंज्यूम करता है, कई ज़्यादा रिसोर्सेज कंज्यूम करता है। तो ये रिसोर्सेज कंजम्पशन बंद होना चाहिए, केवल उतना ही रिसोर्स कंजम्पशन होना चाहिए जो सस्टेनेबल हो। फिर सोशल नॉर्म्स और बिजनेस प्रैक्टिसेस को आपको इस प्रकार से रिफॉर्म करना है कि वो इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के साथ सेट बैठ जाए। और ये सब कोऑपरेशन और कोलैबोरेशन के थ्रू ही किया जा सकता है। और एक लाइन में इसको डिफाइन किया है यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस साहब ने। इन्होंने बोला कि मेकिंग पीस विद नेचर। अगर हम पीस कर सकते हैं नेचर के साथ, अगर हम नेचर के साथ शांति स्थापित कर सकते हैं, शांति स्थापित करने का मतलब क्या है? हम भी शांति में रह रहे हैं, नेचर भी शांति रह रहा है। अगर हमें खुश करने के चक्कर में नेचर की शांति अगर बिगड़ रही है तो उससे काम चल नहीं पाएगा। तो यही होता है यहाँ पे आपका मेकिंग पीस विद नेचर, एंड दिस इज बेसिकली द डिफाइनिंग टास्क ऑफ 21st सेंचुरी, ऐसा यहाँ पे एंटोनियो गुटेरेस साहब ने बोला है। ठीक है भाई, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल था। देखिए इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इन्वायरमेंट से रिलेटेड बहुत सारे पॉइंट्स, बहुत सारे लॉस, बहुत सारे आप कह सकते हो इनिशिएटिव्स अपने दिमाग में रखिएगा, क्योंकि ये आपको सीधे सीधे मदद करेंगे एग्जाम में, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, शुड रिटायर्ड ऑफिसर्स बी बार्ड फ्रॉम डिस्क्लोजिंग इन्फॉर्मेशन, द रिस्ट्रिक्शंस इन प्लेस मस्ट बी बेस्ड ऑन ऑपरेशन कैलकुलेशंस। यहाँ पे कुल मिला के यही बोला जा रहा है। देखिए पिछले हफ्ते गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन, सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी हो गई है, ओके, आपका रॉ हो गया, इंटेलिजेंस ब्यूरो हो गया, तो इस प्रकार के जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं इसमें जब कोई सिविल सर्वेंट या कोई ऑफिसर काम कर रहा होता है तो उसके पास बहुत सारी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन होती है। अभी एक बार वो ऑफिसर अगर रिटायर हो गया तो कहीं ना कहीं फिर वो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन वो कहीं और दे सकता है। वैसे तो अगर आप बात करो तो जब तक आप सर्विस में हो तब तक आप गवर्नमेंट पॉलिसीज के बारे में कहीं बातचीत नहीं कर सकते, लेकिन एक बार रिटायर हो जाता है आदमी तो वो थोड़ी बहुत बातचीत कर लेता है, अपने व्यू पॉइंट्स दे लेता है। अब इस रिस्पेक्ट में एक बार रिटायर होने के बाद अगर उसने व्यू पॉइंट्स देने शुरू हुए तो उसको किस हद तक रिस्पॉन्सिबल माना जा सकता है, ये बात है। यहाँ पे सरकार ने कुछ लिमिटेशंस लगाई हैं, ठीक है ना। सरकार ने ये बोला है कि भाई
अब अगर आप रिटायर हो रहे हो तो कोई भी इंफॉर्मेशन देने से पहले या पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बातचीत करने से पहले आपको सरकार के हेड ऑफ डिपार्टमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी। इस रिस्पेक्ट में एक ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है 1923 का। ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 का क्या बोलता है कि जो ऑफिसर्स हैं इंटेलिजेंस सिक्योरिटी एजेंसीज के दूसरे डिपार्टमेंट के, इनके पास बहुत सी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन होती है, ठीक है ना। और हो सकता है कि कुछ ऐसी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन हो जो कि सरकार नहीं चाहती हो कि वो पब्लिक को रिलीज करे। तो अब सबसे पहली बात तो आपको ये डिफाइन करना पड़ेगा कि सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन यहाँ पे क्या होती है। इस रिस्पेक्ट में ऑथर ये बोल रहा है कि देखिए, जो इंटेलिजेंस सिक्योरिटी ऑपरेशंस हैं, खासकर जो एग्जिस्टिंग है, ऑपरेशनल है, जो अभी चल रहे हैं, तो जो चल रहे ऑपरेशनल सिक्योरिटी ऑपरेशंस हैं, उनके बारे में किसी भी हाल में जो न्यूज़ है वो पब्लिक में रिलीज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इससे उनकी क्रेडिबिलिटी खराब हो सकती है। इसीलिए इन पब्लिक सर्वेंट्स के ऊपर जो कि रिटायर हो रहे हैं, वो इस प्रकार की सेंसिटिव इंफॉर्मेशन लीक ना कर पाए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बट यहाँ पे एक और बात बोली जा रही है कि भाई अगर आप इन पब्लिक सर्वेंट्स को बोलने से ही बंद कर दोगे तो कल की डेट में सरकार तो फ्रीडम ऑफ स्पीच को वायलेट कर रही है। अरे भाई, इन पब्लिक सर्वेंट्स ने अपने अपने डिपार्टमेंट में जो कुछ भी किया है, कम से कम अगर वो उसका कुछ एक्सपीरियंस पब्लिक के साथ शेयर करते हैं तो बुरा क्या है। तो ऑथर बोल रहा है बुरा कुछ नहीं है, कम से कम आप एक ऑपरेशनल इनिशिएटिव को खतरा मत पहुंचाओ। इसलिए ऑथर यहाँ पे बोल रहा है कि भाई रिटायरमेंट से लेके अगर 5 साल तक की कंडीशन लगाई जाए, ठीक है, क्योंकि जो भी मिशन वगैरह चलाया जाएगा उसका मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑपरेशन का 5 साल होगा। 5 साल बाद वो वैसे भी बंद हो जाएगा। तो रिटायर होने के 5 साल तक आप किसी सेंसिटिव ऑपरेशन के बारे में बात मत करो, बाद में कर सकते हो, खासकर उन ऑपरेशंस की जो ऑपरेशनल नहीं है। तो जो ऑपरेशंस ऑपरेशनल हैं, जो सीक्रेट सर्विसेज के ऑपरेशंस ऑपरेशनल है, उनके बारे में कोई भी आप कह सकते हो सिविल सर्वेंट रिटायर्ड बातचीत नहीं कर सकता है। अगर वो बातचीत करता है तो उसको पहले हेड ऑफ द डिपार्टमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी। मैं आपको एक बात बता दूं कि अभी इस बात को गवर्नमेंट ने फॉर्मलाइज कर दिया था। पहले जो रिटायर्ड गवर्नमेंट ऑफिसर्स थे, जब भी वो इस प्रकार का कोई सेंसिटिव स्टेटमेंट्स या आर्टिकल पब्लिश करते थे द हिंदू में, तो वो कहीं ना कहीं अपने हेड ऑफ डिपार्टमेंट से परमिशन लेते थे, वो ऐसे ही नहीं कर देते थे। अब इस बात को फॉर्मलाइज कर दिया गया, आप बातचीत करके ही आप पब्लिश कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर सकते हो। अब इस रिस्पेक्ट में क्या बात और क्या पॉइंट्स बताए जा रहे हैं कि बहुत सी ऐसी इंफॉर्मेशन है, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन इंडिया की, जैसे इंटेलिजेंस गैदरिंग, मिलिट्री ऑपरेशंस, जिनको कॉन्फिडेंशियल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बट एट द सेम टाइम ऐसी बहुत सी फाइलें हैं जिनको आप डीक्लासिफाई कर दो तो कुछ होने वाला नहीं है। जैसे कि हेंडरसन ब्रुक्स रिपोर्ट 1962 का जो हमारा कॉन्फ्लिक्ट हुआ था चाइना के साथ, उसके ऊपर ये रिपोर्ट है। अभी इस रिपोर्ट की जो कॉपीज़ हैं वो बहुत हद तक इंटरनेट पे भी अवेलेबल है, लेकिन इसको डीक्लासिफाई नहीं किया सरकार ने। फिर सुभाष चंद्र बोस जी के ऊपर जो जस्टिस मुखर्जी की रिपोर्ट है, इसको डीक्लासिफाई नहीं किया सरकार ने। तो ऐसी और हजारों रिपोर्ट्स हैं जिनको सरकार डीक्लासिफाई कर सकती है, उनको और सीक्रेट बताने की जरूरत यहाँ पे नहीं है। बस डीक्लासिफिकेशन की बात की जाए तो यूएस जैसी डेमोक्रेसीज में जो उनके गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं वो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे देते हैं कि क्या सीक्रेट ऑपरेशंस पहले हुए थे। इंडिया में इस प्रकार का सिक्योरिटी आर्किटेक्चर नहीं है। अगर आप देखोगे तो यूएस के जो रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स हैं वो बहुत सी किताबें लिखते हैं इसके ऊपर। इंडिया में अभी ये फैशन उतना आगे यहाँ पे नहीं आया है। तो कुल मिलाकर ऑथर यहाँ पे यही बोल रहा है कि जो ऑपरेशनल चीज़ें हैं, जो मिलिट्री से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, उसको जल्दी आप डीक्लासीफाई मत करो। एक टाइम लिमिट होनी चाहिए, जब वो ऑपरेशन खत्म हो चुका हो या फिर उस इन्फॉर्मेशन की कोई यूटिलिटी ना रह गई हो, तब उसको डीक्लासीफाई किया जा सकता है। और ऐसे डॉक्यूमेंट्स जिनके ऊपर अब कुछ खास ज़्यादा बचा नहीं है, जैसे कि सुभाष चंद्र बोस वाला एग्जाम्पल देखा, चाइना वॉर की हेंडरसन ब्रुक्स रिपोर्ट देखी, इस प्रकार के बहुत सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं इनको डीक्लासीफाई कर देना चाहिए। इनको अब सीक्रेट बना के रखने का कोई भी फायदा नहीं है। मतलब कुल मिला के बात यहाँ पे ये है, इन द नटशेल, एज अ सिविल सर्वेंट आप बात करो तो ये जो सिविल सर्वेंट्स हैं इन्होंने अपनी लाइफ टाइम में बहुत सारे अचीवमेंट्स किए, बहुत सारे की डिसीजंस लिए हैं, बहुत सारे सेंसिटिव डिसीजंस लिए हैं। तो इनका जो एक्सपीरियंस है वो एक्सपीरियंस लोगों के सामने आना चाहिए, बट वो लोगों के सामने इस फॉर्म में आए कि वो किसी भी प्रकार से भारत को नुकसान ना पहुंचाए, भारत के आप कह सकते हो खुफिया या सीक्रेट या फिर हाईली सेंसिटिव एसेट्स को नुकसान ना पहुंचाए। बस ये एक पैरामीटर होना चाहिए। इस पैरामीटर का गलत प्रकार से प्रयोग नहीं होना चाहिए। मतलब गलत प्रकार से इस पैरामीटर का प्रयोग करके कोई एक सरकार किसी एक ब्यूरोक्रेट को बोलने से ही बंद कर दे, कुछ ना बोलने दे, वो चीज़ यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल कांग्रेस सरकार के समय पे जो जो भी चीज़ें गलत हुई, अगर उसको ब्यूरोक्रेट्स पॉइंट आउट करते हैं और कल की डेट में कांग्रेस सरकार आके इन सब चीज़ों को रोकने की जरूर कोशिश करती है, तो ये यहाँ पे नहीं होना चाहिए। ठीक है। उसी प्रकार से अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय पे
मान लीजिए सरकारी कोई गलती हो गई हो, ब्यूरोक्रेट को पता था और वो ब्यूरोक्रेट आज की डेट में इंटरव्यू में ये बात बोल देता है, तो प्रेजेंट बीजेपी सरकार को उसको नहीं रोकना चाहिए। मतलब पॉलिटिसाइजेशन नहीं होना चाहिए इस प्रोसेस का। हमारे सेंसिटिव एसेट्स यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज नहीं होने चाहिए। एज फार एज इंफॉर्मेशन इज कंसर्न, एज फार एज नॉन सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन इज कंसर्न, वो बताई जा सकती है लोगों को। इससे लोगों को इंटरेस्ट भी आता है, ब्यूरोक्रेट्स को भी अच्छा लगता है कि वो अपने एक्सपीरियंसेस को लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं, और डेमोक्रेसी का रियल एसेंस सामने आता है। क्योंकि डेमोक्रेसी का मतलब ही यही है कि सरकार जो कुछ भी कर रही है वो लोगों को पता हो। अगर आप ज़्यादा ये लोगों से छुपाओगे तो एक कॉन्फिडेंस वाली सिचुएशन नहीं बन पाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, हैव अ ग्रेट डे। आई होप आपको यहाँ पे काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करिएगा, और वेबसाइट भी एक बार चेक कर लीजिए करंट अफेयर्स के लिए। हैव अ ग्रेट डे।